रात का समय था और लाल चंदन के जंगल में अनीशा और मयंक चोरी कर रहे थे। अरे जल्दी ये लाल चंदन को टेम्पो में डाल। इतना स्लो स्लो क्यों कर रहा है? अगर तू जल्दी से कर सकती है तो तू ही कर लेना, तू ही उठा ले। एक तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ऊपर से तुम्हारे नखरे भी सुनूं मैं। मयंक लाल चंदन को टेम्पो में डाल रहा था कि तभी उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दी। ऐसी आवाज जैसे कोई उनके पास भागा चला आ रहा हो। ऐसा लगा कि कोई हमारी तरफ भाग कर आ रहा है। मुझे नहीं लगता हमें यहाँ और थोड़ी देर भी रुकना चाहिए। चलो मयंक, टेम्पो में बैठो। भाग कर जाओगे कहाँ? मेरे होते हुए लाल चंदन ले जाओगे कहाँ? कौन कौन हो तुम? मेरा नाम पुष्पा है। पुष्पा नाम सुनकर अनीशा और मयंक वहीं सुन्न रह गए। पुष्पा जी, हमें माफ कर दीजिए। हम आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो। हमें लगा कि ये बात सिर्फ अफवाह है कि आप इस जंगल की रक्षा कर रहे हैं, मगर ये सच है। हम दोनों को माफ कर दीजिए। हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए। तुम्हारे गुनाहों की कोई माफी नहीं है। पुष्पा के दोनों हाथों में लाल चंदन के सिकल आ जाते हैं। इन लाल चंदन के पेड़ों में मेरा खून है और इन्हें तुम सभी का खून चखाऊंगा। नहीं नहीं नहीं। पुष्पा उनके शरीर से उनका मांस निकालकर उन्हें लाल चंदन के पेड़ पर लटका देता है। अगली सुबह होती है। गांव वाले जब जंगल में आकर उस दृश्य को देखते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। थोड़ी ही देर में वहां पर पुलिस की वैन भी आ जाती है। इंस्पेक्टर शुक्ला और पराग एक दूसरे से बात करते हैं। अरे यार, जब से ट्रांसफर हुआ है ये तीसरा मर्डर केस। जो भी है, लेकिन ये बहुत भयानक तरीके से लोगों को मारता है। जितनी भी लाशें अभी तक मिली हैं, सभी को इसी तरीके से मारा गया है। पराग, जंगल के अंदर एक बार जाकर देखना होगा हमें। चलिए, अब जाकर जंगल में तो देखना ही होगा। शुक्ला और पराग दोनों ही जंगल में तलाशी के लिए जाते हैं। जंगल के अंदर जाते जाते दोपहर हो जाती है। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। क्यों आए हो यहाँ? आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? शुक्ला और पराग पीछे मुड़कर देखते हैं कि वहां पर एक तांत्रिका एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठी हुई है। जी, मैं इंस्पेक्टर शुक्ला हूँ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जंगल के अंदर मुझे कोई तांत्रिका मिलेगी। क्या चाहते हो तुम लोग? यहाँ क्यों आए हो? लाल चंदन के इस जंगल में कई सारी लाशें बरामद हुई हैं। उन्हीं के केस के लिए हम जंगल में जांच कर रहे हैं कि कहीं कोई हमें सुराग मिल जाए। ये सब उस पुष्पा का किया धरा है। पुष्पा ही है जो लोगों को इस जंगल में मार रहा है। पुष्पा? मगर वो तो मर चुका है ना, ये कैसे मुमकिन है? मर तो वो चुका है, मगर उसकी आत्मा आज भी इस लाल चंदन के जंगल में भटक रही है। आखिर उस पुष्पा के साथ हुआ क्या था जो वो अचानक से यहाँ से गायब हो गया था? तांत्रिका जी, हमें पूरी बात बताइए। पुष्पा और उसकी दोस्त मीना लाल चंदन की स्मगलिंग किया करते थे। हमें जल्द से जल्द इन लाल चंदन के पेड़ों को काट कर डिलीवरी करनी होगी, नहीं तो हमारा पैसा नहीं मिलने वाला। थोड़ा शांत हो जाओ मीना, धीरे धीरे करके इन पेड़ों को काटना होगा, नहीं तो सरकार की नजर में आ जाएंगे और धंधा बंद हो जाएगा। हमारे साथ कोई क्या ही करेगा। चलो यार, काटो। जितने पेड़ काट सकते हो काट लेते हैं। एक बार बोला ना मैंने नहीं। यहाँ डिसीजन मैं लेता हूँ। पुष्पा, तुम नहीं, तो जो मैं कहता हूँ वही होगा। वो एक दिन था जब उनकी दोस्ती में कड़वाहट आ गई थी। पुष्पा अपने धंधे में बहुत अच्छा था। सारे फैसले पुष्पा ही लिया करता था। हर जगह पुष्पा का ही नाम छाया था और ये बात कई सारे बाहुबलियों को अच्छी नहीं लग रही थी। ऐसे ही एक रात को जब पुष्पा और मीना लाल चंदन को जंगल से ले जा रहे थे, तभी वहां पर कुछ लोग आ गए। क्या हुआ? मारने आए हो मुझे? तो रुक क्यों गए? आ जाओ। पुष्पा पर एक साथ वो लोग हमला करते हैं, मगर पुष्पा को
हरा नहीं पाते हैं। मुझे मारना आसान समझा क्या? किसी को छोड़ेगा नहीं साला। मीना पुष्पा के पीछे खड़ी थी। मीना ने अपना खंजर निकाला और सीधा जाकर पुष्पा की पीठ पर मार दिया। मीना, क्यों? ये लोग नहीं मार सकते, मगर मैं तो मार सकती हूँ। इन लोगों को मैंने ही यहाँ बुलाया है। क्या कह रहा था? सारा डिसीजन मैं ही लेता हूँ। अब लेते रहना डिसीजन। अब तेरा साम्राज्य मेरा है, मीना का। पुष्पा जमीन पर गिर जाता है और बाकी लोग वहां से चले जाते हैं। पुष्पा का अधमरा शरीर सिर्फ अपनी आंखों की पुतलियां ही हिला पा रहा था। तभी लाल चंदन के पेड़ से एक सांप नीचे उतरने लगा। मैंने तुम्हें लड़ते हुए देखा था। तुम्हारा शरीर बहुत ताकतवर है। अब ये शरीर मेरा हुआ। सांप उसके शरीर में चली जाती है और पुष्पा एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। और दूसरी ओर मीना और उसके साथी खुशी से लाल चंदन उठाकर जंगल से बाहर जा रहे थे। तुम लोग मिलकर एक इंसान को नहीं मार पाए। आखिर वो काम भी मुझे ही करना पड़ा। मीना जी, आपको अपने सामने कोई दिखाई दे रहा है? पुष्पा उनके सामने खड़ा हो जाता है। उसे देखकर उन लोगों के पसीने छूट जाते हैं। पुष्पा, तुम कैसे? मरने का दुख नहीं हुआ मुझे, जितना दुख मुझे इस बात से हुआ कि जिस पर मैंने इतना भरोसा किया, बचपन से साथ में रखा, उसी ने मुझे धोखा दिया। अब तुम लोगों का सफर यहीं खत्म हो जाएगा। हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। सब हमें इस मीना ने करने के लिए कहा था। पुष्पा के हाथों में लाल चंदन के दरांदी आ जाते हैं और पुष्पा उस आदमी की दोनों आंखों में उस दरांदी को घुसा देता है। पुष्पा, नहीं नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना पुष्पा। दोस्त? मुझे मारने के बाद तुम्हें दोस्ती याद आ रही है? तुम्हारा भी खात्मा होगा। पुष्पा वहां सबको मार देता है। उनके शरीर का मांस निकालकर उन्हें पेड़ पर टांग देता है और तब से वो इस लाल चंदन के जंगल में रह रहा है। अगर ऐसा है तो हम उसे कैसे मार सकते हैं? उसे हम मार भी सकते हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल मार सकते हैं। उसके अंदर एक शैतानी सांप छुपा हुआ है। उसे उस पुष्पा के शरीर से बाहर लाना होगा। उसे हम बाहर कैसे लेकर आए? उसे बाहर लाने के लिए तुम लोगों को चंदन की लकड़ी जमा करके उसका एक घेरा बनाना होगा। जैसे ही पुष्पा उस घेरे के अंदर आ जाएगा, उन लकड़ियों को जला देना। और दूसरी योजना ये है कि तुम उसे कैद कर दो कि वो हिल भी ना पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे हम संभाल लेंगे। शुक्ला और पराग वहां से निकल जाते हैं। और अगली रात फिर जंगल में लौट कर आते हैं। पुष्पा बाहर आता है। गलती, बहुत बड़ी गलती कर दी तुम दोनों ने। पुष्पा, मेरी बात सुनो। लोगों को मारना बंद कर दो। और वैसे भी यहाँ के लाल चंदन का राजा तो तुम ही हो ना। बातें मत करो। आज तुम्हारा यहाँ आखिरी दिन था। मैं तुम दोनों को यहीं मार दूंगा। शुक्ला और पराग वहां से भागने लगते हैं। कहाँ भागोगे? इस जंगल का राजा मैं हूं। पुष्पा उनका पीछा करने लगता है। शुक्ला और पराग एक जगह आकर रुक जाते हैं। अब कहाँ भागोगे तुम दोनों? हमारी छोड़ो, अब तुम कैसे भागोगे वो सोचो। अपने चारों ओर देखो। तुम लाल चंदन की लकड़ियों के घेरे में हो, जिसे हमने तेल में डुबाया है। पराग, जल्दी आग लगाओ।
पराग उन लकड़ियों पर आग लगा देता है और पुष्पा तड़पने लगता है। उस सांप का सर उसके मुंह से बाहर आने लगता है। तभी पराग के हाथों पर खून की बूंदें टपकने लगी। पराग ऊपर पेड़ की ओर देखता है और पाता है कि वहां तांत्रिका का सर कटकर लटका हुआ है। शुक्ला सर, ऊपर देखिए। जैसे ही शुक्ला ऊपर देखता है, पुष्पा उस घेरे से बाहर आकर पराग के गले को अपने लाल चंदन के सीकल से काट देता है। पराग! शुक्ला वहां से भागकर एक लाल चंदन को काटने वाली फैक्ट्री में चला जाता है और फिर वहां पर पुष्पा भी आ जाता है। अब कहां भागोगे तुम? पीछे दीवार है और सामने मैं। तुम्हें क्या लगा वो तांत्रिका तुम्हारी मदद करेगी? कुछ काम नहीं आएगा। गलत किया तुमने पुष्पा, गलत किया। मेरे दोस्त पराग को नहीं मारना चाहिए था तुम्हें। शुक्ला फैक्ट्री में लगे एक स्विच को दबाता है और अचानक से उस जगह एक गड्ढा हो जाता है और पुष्पा उसमें गिर जाता है और कई सारी लाल चंदन की लकड़ियां उसके ऊपर गिर जाती हैं। उसके बाद शुक्ला हाथ में लाइटर लिए पुष्पा को आवाज लगाता है। मैंने और पराग ने मिलकर प्लान ए और प्लान बी बनाया था। अगर एक काम ना करे तो दूसरा तो करेगा ही। माना पुष्पा, तुम मर नहीं सकते, मगर तुम कैद तो हो सकते हो। कितने दिन, कितने महीने, कितने साल मैं यहाँ रहूंगा? कभी तो बाहर आऊंगा। मैं तब तुम्हारे चौखट पर दस्तक दूंगा। शुक्ला, आ जाना। मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगा और इस बार मैं तुम्हें कैद कर रहा हूं। अगली बार अगर तुम मिले तो मैं तुम्हें मार दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। शुक्ला लाइटर जलाकर उस गड्ढे में डाल देता है और उस गड्ढे को ऊपर से बंद कर देता है और उस फैक्ट्री को भी शुक्ला आग लगा देता है। शुक्ला अगली सुबह जंगल में जाकर पराग और तांत्रिका के शवों का अंतिम संस्कार करता है। वो एक बीच था जहाँ इस समय सन्नाटा पसरा हुआ था। सुमन अपने बॉयफ्रेंड अशोक के साथ रेत पर की आकाश में टिमटिमाते तारों को निहारे जा रही थी। बहुत देर से देख रहा हूँ सुमन, आकाश में टिमटिमाते हुए तारों को निहारे जा रही हो। क्या दिख रहा है तुम्हें? अशोक, मालदीव के समंदर के किनारे बैठकर आकाश कितना सुंदर दिखता है ना। देखो ना, आकाश में चमकते हुए तारे मन को कितनी शांति दे रहे हैं। अब इन आकाश के तारों को देखकर मन को शांति ही देती रहोगी या फिर कॉटेज भी चलोगी? रात के 11 बज रहे हैं, सारे टूरिस्ट यहाँ से चले गए हैं सिवाय हम दोनों के। तुम भी ना अशोक, मेरे साथ 2 मिनट समय बिताने में पता नहीं तुम्हारा क्या चाहता है। मुझे नींद आ रही है सुमन, अब चलो भी ना। कल यहाँ पर दोबारा आएंगे, उसके बाद तुम बैठकर फिर से आकाश को निहारते रहना। अशोक की बात सुनकर सुमन मुस्कुराने लगी। तभी सुमन की नजर अशोक की कलाई के चमकते हुए ब्रेसलेट पर पड़ी। अशोक, तुम्हारी कलाई पर ये ब्रेसलेट देखो ना, कितनी चमक रही है ना? सुमन के कहने पर अशोक अपनी कलाई में पहने उस ब्रेसलेट को देखने लगा। हाँ, तुम सही कह रही हो, ये तो रात के समय बिल्कुल जुगनू की तरह चमक रहा है। अशोक ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक बहुत तेज हवा का झोंका अशोक और सुमन के शरीर से टकराया। सुमन ने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड अशोक खड़ा हुआ उसे अजीब सी नजरों से घूर रहा था। अशोक का चेहरा देखकर सुमन के गले से एक जोरदार चीख निकल गई। तुम्हारा चेहरा इतना भयानक कैसे हो गया अशोक? तुम्हारी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद कैसे पड़ गई? क्या हुआ तुम्हें? सुमन की बात सुनकर भयानक हो चुका अशोक जोर जोर से हंसने लगा। अचानक सुमन का शरीर हवा में 20 फीट ऊंचा लहराकर घूमने लगा। कुछ ही सेकंड्स में सुमन की गर्दन किसी रबड़ की तरह पीछे घूम गई। सुमन की गर्दन के टूटने की आवाज पूरे बीच में गूंज गई। सुमन मृत अवस्था में बीच पर गिर गई। अशोक बड़ी तेजी से समंदर की ओर दौड़ता हुआ गुम हो गया। इस घटना के 2 महीने बाद मालदीव हाईवे पर दिशा बहुत तेजी से कार ड्राइव कर रही थी। दिशा की ड्राइविंग सीट के बगल में बैठा हुआ उसका बॉयफ्रेंड आर्यन दिशा को घूरे जा रहा था।
दिशा, अगर तुम कार को थोड़ा स्लो चलाओगी तब भी हम कॉटेज पहुंच जाएंगे। तुम अच्छी तरह से जानते हो आर्यन, मेरे हाथ में जब कार की स्टीयरिंग आती है ना, तो कार की स्पीड अपने आप तेज हो जाती है। पिछली बार भी तुमने ऐसा ही कहा था और अपना एक्सीडेंट कर लिया था, याद है ना? तुम्हारा घुटना 2 महीने बाद सही हो पाया था। और फिर ये इंडिया नहीं है दिशा, मालदीव है। टेंशन मत लो आर्यन, पीछे की सीट पर अर्जुन बैठा है ना, वो किस काम आएगा? अगर मेरी कार से किसी को टक्कर लगती है और पुलिस केस बनता है तो अर्जुन संभाल लेगा, आखिर वो एक पुलिस ऑफिसर जो है। दिशा की बात सुनकर कार के पीछे बैठा हुआ अर्जुन मुस्कुराता हुआ बोला, दिशा, मैं यहाँ का पुलिस वाला नहीं हूँ। क्या फर्क पड़ता है, आखिर हो तो पुलिस वाले ही, और पुलिस वालों को अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य हर कहीं निभाना आना चाहिए, फिर चाहे वो अपने देश में हो या किसी दूसरे देश में। यकीन मानो दिशा, अगर मैंने तुम्हारी मान ली और मैं अपने कर्तव्य निभाने पर उतर आया तो मुझे अभी और इसी वक्त तुम्हें हथकड़ियां पहनाकर सलाखों के पीछे डालना होगा, क्योंकि कार बहुत ज्यादा तेज ड्राइव करना भी एक क्राइम है। इसमें स्वयं की जान भी जा सकती है और सामने वाले की भी। अर्जुन ने इतना कहा ही था कि तभी दिशा ने एक सुंदर कॉटेज के सामने गाड़ी रोक दी। दिशा, अर्जुन और आर्यन कार से बाहर निकलकर कॉटेज के दरवाजे पर आ गए। अच्छे खासे मूड का सत्यानाश हो गया। यहाँ तो ताला लगा हुआ है और मैं न जाने कब से अशोक का नंबर भी ट्राई कर रहा हूँ, उसका मोबाइल स्विच ऑफ ही आ रहा है। अरे मैं तो पिछले 1 महीने से सुमन को फोन लगा रहा हूँ, उसका फोन भी स्विच ऑफ ही आ रहा है। पता नहीं अशोक और सुमन को मालदीव कितना पसंद आ गया है। पूरे 2 महीने हो गए हैं और दोनों ने घर की तरफ मुड़कर देखा भी नहीं। उनके फैमिली वाले भी काफी परेशान हैं आर्यन। मैं तुम दोनों के साथ सिर्फ और सिर्फ सुमन और अशोक के लिए ही आया हूँ, वरना तुम दोनों के साथ मेरा क्या काम। अब तुम दोनों आपस में बहस करना बंद करोगे? हम बहस नहीं कर रहे दिशा, हम बात कर रहे हैं। मत भूलो कि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मुझे उसकी एक एक आदत पता है। चलो अब अंदर चलते हैं। अंदर का नजारा देखकर उन सभी के मन विचलित हो गए। ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर पिछले 2 महीने से सफाई ही नहीं हुई है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पता नहीं क्यों मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। दिशा, आर्यन बता रहा था कि वो पिछले 1 महीने से अशोक का नंबर ट्राई कर रहा है, मगर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। और मैं भी कई बार सुमन का नंबर ट्राई कर चुका हूँ, सुमन का नंबर भी स्विच ऑफ ही आ रहा है। और इस कॉटेज को देखकर ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे वो दोनों हफ्तों से इस कॉटेज के अंदर आए ही ना हो। और अगर वो यहाँ पर नहीं आए हैं तो फिर कहाँ गए? आर्यन और अर्जुन की बात सुनकर दिशा के चेहरे पर घबराहट झलकने लगी। उसका दिल किसी अनहोनी आशंका से धड़कने लगा। हमें जल्द से जल्द उन दोनों को तलाश करना होगा, अब तो मुझे बहुत टेंशन होने लगी है। तभी दिशा की नजर टेबल पर रखे हुए एक बहुत सुंदर ब्रेसलेट पर पड़ी। आर्यन, देखो ना कितना सुंदर ब्रेसलेट है, जरूर सुमन ने ये अशोक के लिए खरीदा होगा। उस ब्रेसलेट को देखकर आर्यन उस ब्रेसलेट की सुंदरता में खो गया। वो सब कुछ भूल गया कि कुछ देर पहले वहाँ पर क्या बातचीत चल रही थी। वो उस ब्रेसलेट को उठाकर उसे गौर से देखने लगा। तभी उसके कानों में अर्जुन की आवाज टकराई। अरे यार, अगर तुम्हें ये ब्रेसलेट इतना ही पसंद आ रहा है तो तुम इसे पहन लो और चलो यहाँ से। पहले हमें अशोक और सुमन को तलाश करना होगा। अर्जुन की आवाज सुनकर आर्यन जैसे ही अपने होश में आया, आर्यन ने तुरंत वो ब्रेसलेट अपनी कलाई में पहन लिया। मुझे लगता है कि हमें शुरुआत मालदीव के बीच से करनी होगी, क्योंकि सुमन को समुद्र के किनारे की रेत बहुत पसंद है। कुछ ही देर में अर्जुन, दिशा और आर्यन मालदीव के बीच में अशोक और सुमन के बारे में वहाँ के लोगों से उसकी तस्वीर दिखाकर पूछताछ कर रहे थे। उन तीनों की मेहनत रंग लाई। एक फूलों की दुकान का मालिक आर्यन को देखकर बोला, इन्हें मैं पहचानता हूँ साहब, मैंने इन्हें आज से 2 महीने पहले इसी बीच के आसपास देखा था। क्या बात कर रहे हो तुम 2 महीने पहले? उसके बाद तुमने इन्हें कभी नहीं देखा क्या? नहीं साहब, मुझे अच्छी तरह से याद है। रात के 10 बजे के आसपास का समय था। मैं दुकान बंद करके जा रहा था। वो क्या है ना कि रात 11 बजे तक यहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। मैंने उन दोनों को घर जाने के लिए बोला भी, लेकिन उन दोनों के मूड से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आधी रात से पहले यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। अजीब बात है, वो दोनों अपने कॉटेज में भी 2 महीने से नहीं पहुंचे।
यहाँ की पुलिस को कुछ होश नहीं रहता क्या? रहने दीजिए साहब, अब मुंह मत खुलवाइए। ये मालदीव है। सरकारें तो बस टूरिस्ट की सुरक्षा का वादा करती हैं और उसके बाद क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं। और आप तो स्वयं पुलिस वाले हैं। इतना कहकर वो दुकानदार अपने काम में लग गया। तभी एक अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति वहाँ पर आ पहुँचा और अचानक उसने आर्यन की कलाई पकड़ ली। ये क्या बदतमीजी है? मेरी कलाई छोड़ो। ये बदतमीजी नहीं है साहब, तुम्हारी चिंता है, इस वजह से तुम्हारी कलाई पकड़ी है। तुम जो अपने हाथों में ब्रेसलेट पहने हो, वो ब्रेसलेट तुम्हारी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए मौत का सामान है। क्या बक रहे हो तुम? यहाँ से चले जाओ। एक तो वैसे भी हम तीनों अपने दोस्तों को लेकर परेशान हैं और ऊपर से तुम्हारी बकबक हम झेल नहीं सकते। जाओ यहाँ से। मैं जानता हूँ साहब, आप जरूर एक लड़का और एक लड़की के लिए चिंतित होंगे, मगर यकीन मानिए साहब, वो दोनों अब आपको कभी नहीं मिलेंगे। कभी नहीं मिलेंगे से तुम्हारा क्या मतलब है? समंदर की गहराइयों से आज तक कभी कोई निकल नहीं पाया है साहब। इतना कह सकता हूँ, अपने दोस्त से ये ब्रेसलेट उतरवा कर फेंक दो। ये कब से बकवास किए जा रहा है? तुम दोनों इसे भगाते क्यों नहीं? जाता हूँ साहब, जाता हूँ। जब तुम्हारे दोस्त तुम्हारी आंखों के सामने भयानक मौत मरेंगे, उस वक्त तुम मेरी बातों को याद करोगे। मगर याद रखना, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मालदीव के उस घने जंगल में बनी हुई उस कॉटेज में ही मिलेंगे, जहाँ भगीरा नाम की एक अंग्रेज काला जादू करती है, जो शैतान को प्रसन्न करने के लिए ना जाने कितने लोगों को इस ब्रेसलेट के जरिए भेंट चढ़ा चुकी है। इतना कहकर वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। दिशा, अर्जुन और आर्यन ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन दोनों को अशोक और सुमन के बारे में पूछताछ करते करते काफी समय हो गया था। बीच पूरा खाली हो गया था। वो ब्रेसलेट बुरी तरह से चमकने लगा। ये ब्रेसलेट अचानक ऐसे कैसे चमकने लगा आर्यन? पता नहीं दिशा, मैं भी यही देख रहा हूँ। आर्यन ने इतना कहा ही था कि तभी एक तेज हवा का झोंका दिशा और आर्यन के शरीर से टकराया। अचानक आर्यन का चेहरा एक बड़े ही भयानक चेहरे में परिवर्तित हो गया। उसके चेहरे की खाल किसी काली चमड़ी के जैसी हो गई और उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद रंग की हो गई। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया आर्यन? तुम्हारा चेहरा इतना भयानक कैसे हो गया? दिशा की बात सुनकर आर्यन जोर जोर से हंसने लगा। तभी दिशा का शरीर 20 फीट ऊंचा हवा में उड़ गया और देखते ही देखते उसकी गर्दन किसी रबड़ की तरह पीछे की ओर घूम गई। कुछ ही क्षणों में दिशा की गर्दन उखड़कर जमीन पर गिर पड़ी। आर्यन दिशा की लाश को लेकर समुंदर की ओर बुरी तरह से दौड़ने लगा। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि अर्जुन को कुछ सोचने और समझने का मौका ही नहीं मिला। ओह माय गॉड, ये सब क्या हो गया? इसका मतलब वो अजीब सा दिखने वाला आदमी सही बोल रहा था। उसकी जुबान से निकला हुआ एक एक शब्द सही था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे जरूर उस घने जंगलों में बनी हुई कॉटेज में जाना होगा। हाँ, उसने कहा था कि तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब वहीं मिलेंगे। कुछ ही देर में अर्जुन की कार हवा से बातें कर रही थी। उसकी कार का रुख जंगलों की ओर था। कुछ ही देर में उसकी कार जंगल में बनी हुई एक कॉटेज के सामने आकर रुक गई। तुरंत तेज कदमों से वो उस कॉटेज के अंदर चला गया। तभी उसके कानों में किसी औरत की आवाज टकराई। तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। कौन हो तुम? और तुम्हारी इतनी रात में यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जो कोई भी हो, सामने क्यों नहीं आती? जो भयानक दृश्य मैंने अभी अपने आंखों के सामने देखा है, मैं उसे बयान नहीं कर सकता। तभी कमरे में चारों ओर एक काला धुआं फैल गया और देखते ही देखते उस काले धुएं ने एक बहुत ही अजीब सी दिखने वाली औरत का रूप धारण कर लिया। कौन हो तुम? भगीरा। मालदीव के लोग मुझे भगीरा के नाम से जानते हैं। आखिर उस ब्रेसलेट में ऐसा क्या है जिसने मेरी दोस्तों की जान ले ली? मुझे विश्वास है कि 2 महीने पहले इस ब्रेसलेट ने ही सुमन और अशोक की जान ली होगी। सुमन और अशोक का नाम सुनकर वो औरत रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराती हुई बोली, कुछ महीने पहले तुम्हारे दोस्त मेरे पास आए थे, जो 1 नंबर के मूर्ख थे। तुम झूठ बोल रही हो। वो तुम्हारे पास क्यों आएगी?
तुम्हारी दोस्त मुझसे एक ऐसा ताबीज बनवाने के लिए आई थी जिससे उसका बॉयफ्रेंड उसे कभी भी छोड़ कर ना जा सके, लेकिन वो एक मूर्ख लड़की थी। उसका बॉयफ्रेंड उसे वैसे भी कभी छोड़कर नहीं जाता। मैंने उसे वो ब्रेसलेट दे दिया था। वो ब्रेसलेट कोई मामूली ब्रेसलेट नहीं था, बल्कि शैतान का एक चिन्ह था। शैतान के बलि लेने के अलग अलग तरीके होते हैं। बेवकूफ इंसान, बस उसे एक आखिरी बलि और चाहिए, उसके बाद मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। समझ गया, तुम बेचारे भोले भाले लड़के लड़कियों को मूर्ख बनाती हो और उन्हें शैतान का ब्रेसलेट पकड़ा देती हो, और शैतान उनके बॉयफ्रेंड के शरीर में घुसकर अपनी गर्लफ्रेंड की जान ले लेता है, उसे समंदर में उनकी लाशों को खींच कर ले जाता है। तुम बाकी इंसानों से काफी समझदार मालूम होते हो, और हर 3 महीने बाद वो ब्रेसलेट मेरे पास स्वयं आ जाता है, और फिर मूर्ख इंसानों की तो कोई कमी नहीं है। कोई ना कोई इंसान मेरे पास आ ही जाता है। बगीरा की बात सुनकर अर्जुन ने तुरंत अपनी जेब से पिस्तौल निकाल ली। इसका मतलब ये है कि वो ब्रेसलेट ही तुम्हारी ताकत है। अभी तुम अमर नहीं हुई हो। अगर मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त गोली मार दूं, तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। बगीरा को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन ऐसी हरकत करेगा। अपनी पिस्तौल नीचे रख लो, तुम गलती कर रहे हो। मैं कोई गलती नहीं कर रहा। तुमने तो इस सुंदर मालदीव को मौत का मालदीव बना दिया है। इतना बोलकर अर्जुन ने पिस्तौल की सारी गोलियां बगीरा के ऊपर चला दी। बगीरा मृत होकर जमीन पर गिर पड़ी और अर्जुन वहां से चला आया। अर्जुन आज भी अपने चारों दोस्तों को याद करता रहता है।